नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का 30 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 17 फरवरी 2022 को दोस्तों पेपर में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकेंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को पूरी बेसिक को ध्यान रखते हुए काफी शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपको माइंड में हम फिट करेंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ कंसंट्रेशन के साथ आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू 0 हो तो ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हुआ है दोस्तों, इजकल टू में कितना लिखा हुआ है 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर ए, अब -1 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे sin स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 जो लिखा हुआ बराबर के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे गुना में था तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर जो लिखा हुआ है दोस्तों, sin स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर को दोस्तों हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो स्क्वायर को दोस्तों जब हम बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या अंडर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे अंडर रूट इस तरह से चढ़ गया। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से, अब यहाँ से लिखेंगे साइन है। देखिए एक का वर्गमूल दोस्तों एक ही रह जाएगा और √2 यानी कि यहाँ 2 पर रूट इसी तरह से चढ़ा हुआ रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए आगे क्या करना है आपको, साइन है यहाँ पे हम इसी तरह से लिख दिए और 1/√2 के जगह पर दोस्तों क्या हम साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान दोस्तों 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर हमारा कितना आ गया है, ए बराबर दोस्तों 45 डिग्री आ गया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया था कि ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान कितना 45 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, AP 3,7,11,15 डॉट डॉट है तो ए और डी निकालें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए आपको यहाँ पे दोस्तों ए निकालना है यानी प्रथम पद निकालना है और डी निकालना है दोस्तों, जिसको हिंदी में हम सार्वंतर बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो देखिए प्रथम पद दोस्तों हमारा यानी कि ए मतलब क्या, प्रथम पद आपको पता है, तो देखिए 3 जो लिखा हुआ है नहीं हमारा प्रथम पद है, यानी कि दोस्तों ए बराबर हमको यहाँ से पता चल गया कि ए बराबर कितना है 3 है। अब हमको डी निकालना है। ठीक है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो डी बराबर दोस्तों फार्मूला T2 - T1 होता है। ठीक है, तब डी यहाँ से हम निकालते हैं। देखिए T2, तो T2 दोस्तों हमारा कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और माइनस T1 दोस्तों कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से D बराबर निकालिएगा तो 7 - 3 की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों D बराबर हमको कितना निकल के आ गया, यहाँ से 4 निकल कर आ गया। ठीक है, ए बराबर 3 था, D बराबर 4, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि √10 इंटू में √15 बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं पहले अच्छा से, 10 इंटू में यहाँ पर कर लेते हैं 15 और अंडर पूरा पर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर दोनों इंटू में लिखा हुआ था दोस्तों, तो दोनों का अंडर को अंदर हम इस तरह से लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से करेंगे तो देखिए 10 को अगर जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या 2 × 5 = 10 इस तरह से तोड़ सकते हैं, और यहाँ से देखिए 15 का अगर जो जोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15 इस तरह से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आगे यहाँ से करना है, देखिए 5 और 5 2 को जोड़ा लग रहा है दोस्तों, तो जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 5 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या 2 और 3 बचा, यानी कि 3 दूनी के 6 बचा। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों 5 × √6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे
4 नंबर है। कहता है आंकड़े दिया हुआ है दोस्तों और कहा है कि परिसर निकालें। तो जब भी आपको परिसर निकालने के लिए कहे दोस्तों तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि परिसर कैसे निकाला जाता है। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दीजिएगा, वही हमारा परिसर हो जाएगा। तो उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और माइनस करना है। और निम्न सीमा कितना है, यानी एक सबसे छोटा संख्या है, सबसे छोटा कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ से घटा देंगे तो 7 में से 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा परिसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको उच्च सीमा लिखना है पहले दोस्तों, यानी सबसे बड़ा संख्या माइनस निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना था 2 था, तो यहाँ पे 2 और घटा दीजिएगा, वही हमारा परिसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी जब भी परिसर आपसे पूछे तो इस तरह से बनाइएगा, आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 5 नंबर पर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। अब यदि PA हमारा यहाँ पे दोस्तों 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे वृत्त बना लिए। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर कि P बिंदु, तो यहाँ पर हम दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा P है। ठीक है, और यहाँ P बिंदु से दोस्तों स्पर्श रेखा यहाँ से अच्छे तरीके से हम आपको खींचना है। इस तरह से स्पर्श रेखा दोस्तों यहाँ पे हम पहले PA खींच लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा इधर इस तरह से हम अच्छा से खींचना है। यहाँ से दोस्तों हम PB खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर PB इस तरह से हम खींच लिए, कोई दिक्कत। अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि हमारा PA जो दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी दोस्तों PA जो हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा कि PB की लंबाई होगी तो PB भी दोस्तों हमारा 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में यहाँ पे B दोस्तों 8 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से जब वृत्त खींचा हुआ रहेगा ना, और यहाँ पे दोस्तों स्पर्श रेखा इस तरह से हम अच्छा से खींचा हुआ रहेगा, इस तरह से देखिए आपको बना फिगर बता रहे हैं इस तरह से। तो ये दोनों जो हमारा दोस्तों आपस में स्पर्श रेखा होता है वो बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री में रूल है दोस्तों एक पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना होगा कि यहाँ पे हमारा दोस्तों PA अगर जो 8 सेंटीमीटर है तो PB भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपको प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए 2 गो बिंदु दे दिया गया दोस्तों और कहा है कि बीच की दूरी होगी, यानी दोस्तों आपको बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए बीच की दूरी बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है आपको इसको याद रखना है, x2। ठीक है, x2 और यहाँ पे माइनस में दोस्तों x1 होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों क्या होता है, प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट होता है, तो इस तरह से अंडर रूट हम चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए हमारा x2 दोस्तों कितना दिया हुआ है, x2 हमारा 4 है। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ नहीं, हमारा x2 है। अब माइनस यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए x1 हमारा कितना है, तो x1 दोस्तों हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा दिए। अब देखिए दोस्तों हमारा बाई टू कितना है, तो बाई टू दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, माइनस देखिए y1 दोस्तों y1 हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा दिए और अंडर रूट भी इसी तरह से हम चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से कीजिएगा तो 4 माइनस 2 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 3 की जगह कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम इसी तरह से चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ से करिए तो 2 का स्क्वायर की जगह कितना 4 हो जाएगा, अब -2 का स्क्वायर की जगह तो भी कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट इसी तरह से लिख दिए। अब आगे करेंगे तो यहाँ से जोड़िएगा तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको दोस्तों यहाँ से तोड़िएगा तो 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
7वां नंबर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। तो 4πr² दोस्तों गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr² होगा। ठीक है, और दोस्तों गोला का आयतन यानी कि गोला का वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है, तो 4/3πr³ होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि गोला का आयतन दोस्तों क्या होता है, गोला का आयतन वॉल्यूम दोस्तों 4/3πr³ होता है गोला का आयतन। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, निम्न में कौन अलग है। आपको बताना है दोस्तों 4 ऑप्शन में कि कौन इसमें अलग है। तो देखिए पहले आपको मैं बताता हूं दोस्तों, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ 3/5, तो 3/5 को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है। और देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों वो इस तरह से लिखा हुआ है 16, और यहाँ पे बटा में कितना है 4 है, इस तरह से अंडर रूट चढ़ा हुआ है। तो 16 का दोस्तों वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यहाँ से काटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 भी दोस्तों जो हमारा है यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है 16/4 है, इसका अंडर रूट इस तरह से चढ़ाया हुआ है, ये भी दोस्तों हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन डी में दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है 25 है, और यहाँ पे बटा में दोस्तों 9 है, यहाँ 9 और इस तरह से अंडर रूट यहाँ पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब देखिए 5, यहाँ पर 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 5/3 जो है दोस्तों ये भी p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है। ठीक है, मगर देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ दोस्तों √2/5, ये दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना क्या था कि निम्न में से कौन अलग है। तो जब बाकी तीनों ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों में दोस्तों परिमेय संख्या है, मगर ऑप्शन नंबर सी में जो है अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि √2/5 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 9 नंबर है, cos π/3 का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए π/3 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो π/3 यानी कि दोस्तों हमारा पाई का जो मान होता है डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बटा में यहाँ पे 3 है तो यहाँ से काटेगा तो 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों π/3 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम आगे लिखेंगे cos, अब π/3 की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 10 नंबर है, √5 एक संख्या है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए √5 को दोस्तों एक संख्या है, तो √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 एक दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको दोस्तों बताना कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, फार्मूला है। ठीक है, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। हमारा भुजा कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो अब स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि 8 × 8 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ से 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारे यहाँ पे वर्ग का क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। कहता है बिंदुओं ए
4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। देखिए मध्य बिंदु का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, इसको आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको याद रखना है। x1 प्लस में दोस्तों होता है x2, ठीक है, x1 प्लस में x2 बाई में 2 होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है y1 प्लस में दोस्तों y2 होता है, यहाँ पर बट्टे में 2 होता है। ये दोस्तों मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारा x1 दोस्तों यहाँ पर कितना है, तो x1 दोस्तों 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, अब प्लस लिखेंगे। अब x2 तो x2 हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, बटा में यहाँ पे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब फिर से कॉमा दे देते हैं। अब देखिए y1 दोस्तों, तो y1 कितना है 5 है, और देखिए y2 कितना है, y2 देखिए हमारा y2 दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और यहाँ पर बटा में कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ से देखिए आगे करेंगे तो कितना होगा 10 बटा के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों 10 बटा के 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और काटेंगे तो 2 पचे के 10, 2 पचे के 10, यानी कि दोस्तों हमारा 5,5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना है दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो, ठीक है। ये मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B 40 डिग्री है तथा कोण A 70 डिग्री हो तो कोण C निकालें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम चमचमाता हुआ इस तरह से अच्छा तरीके से त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, यहाँ पे C दिया हुआ है, एक त्रिभुज है। अब कह रहा है जिसका कोण B 40 डिग्री है और कोण A 70 डिग्री है, तो कोण C निकालें। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, कोण A प्लस में दोस्तों कोण B और प्लस में क्या होता है कोण C, यानी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, अगर जो आपको याद नहीं है तो। और कोण A देखिए हमारा कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री लिख देंगे। कोण B कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री लिख देंगे। और देखिए कोण C दोस्तों हमको यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से हम कोण C इसी तरह से छोड़ देंगे और यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोण C बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे 180 और यहाँ पे देखिए 70 प्लस दोस्तों 40 की जगह कितना 110 हो जाएगा, और बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा 110। अब यहाँ से कोण C बराबर निकालिएगा तो 180 माइनस दोस्तों 110 की जगह कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण C बराबर हमारा कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे C में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, यदि cos लिखा हुआ है 4x माइनस 10 डिग्री 0 हो तो x का मान है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 4x माइनस में लिखा हुआ दोस्तों 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री इस तरह से लिखा हुआ, कोई दिक्कत। और देखिए यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ दोस्तों, तो 0 डिग्री के जगह पर हम क्या cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 डिग्री मान दोस्तों कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 4x बराबर निकालेंगे, 10 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर हमको निकालना है, यहाँ से दोस्तों 100 लिखेंगे। और ये देखिए 4 को दोस्तों यहाँ पर बराबर की साइड भेजेंगे तो भागा में आएगा, यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके के 100, यानी दोस्तों हमारे यहाँ पे 25 डिग्री जो आएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर, 50x इक्वल टू 10 हो तो 10 माइनस x बराबर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझें अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर 50x इक्वल टू कितना लिखा हो 10, तो यहाँ x बराबर अगर जो हम निकाल लेंगे तो क्या 10 बटा के 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों क्या यहाँ से x बराबर 1/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे करिएगा तो यहाँ से 10 लिख देंगे, और x बराबर हम क्या 1/5 निकाल कर लाए हैं, तो x की जगह पर यहाँ पर 1/5 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे कीजिएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 49/5
5 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे प्रश्न अच्छे तरीके से। और दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें से दोस्तों हूबहू जाकर 17 फरवरी को पेपर में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न स्किप आप नहीं कीजिएगा। ये 30 का 30 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ललन टॉप प्रश्न है, ठीक है। और एक एक प्रश्न को दोस्तों आपको माइंड में खोपड़ी में आपका सेट करेंगे, एकदम बेसिक से समझाएंगे। बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न का, ताकि 1 माइनस साइन ए इंटू में लिखा 1 प्लस साइन ए किसके बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, एक फार्मूला क्या होता है a माइनस बी, इंटू में दोस्तों क्या होता है a प्लस बी। ये फार्मूला बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही फार्मूला पर दोस्तों इसको हम रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो हमारा a है, और यहाँ पे देखिए साइन ए जो लिखा हुआ है इसको मान लीजिए कि हमारा b है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे करेंगे, अब देखो दोस्तों यहाँ से आगे अगर जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक किसको माने हैं, एक को, तो यहाँ के एक का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर माइनस लिखेंगे। हम बी किसको माने हैं, साइन ए को, तो साइन ए के यहाँ पर हम स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ से आगे कीजिएगा तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला पर दोस्तों केवल हम रख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 माइनस ए, यानी कि दोस्तों 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर इंटू में लिखा हुआ है ना प्लस साइन ए, उसी तरह से यहाँ पर ए माइनस बी है, इंटू में ए प्लस बी है, तो ये फार्मूला पर इसको हम रख दे रहे हैं। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आपको फार्मूला को ध्यान में रखना है। तो कॉस स्क्वायर ए हमारा जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर, 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 3 घात वाले बहुपद का 3 ही शून्य अंक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 2 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा, तो 2 घात वाले बहुपद का 2 ही शून्य अंक होगा, 1 घात वाले बहुपद का 1 ही शून्य अंक होगा। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए 1 घात वाले बहुपद का रैखिक बहुपद कहते हैं दोस्तों, और 2 घात वाले बहुपद का द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद का क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। कहता है यदि किसी त्रिज्या खंड का त्रिज्या 14 मीटर तथा थीटा दोस्तों 90 डिग्री हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला होता है जो दोस्तों थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। और थीटा कितना दिया हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। और बटा में कितना है 360, तो यहाँ पे बटा में 360 डिग्री रख देंगे, ठीक है। अब पाई का दोस्तों मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे। और आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ था, आर स्क्वायर लिखना है ना, तो 14 × 14 2 बार हम इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 दूनी के 14 कट जाएगा। अब और यहाँ से आगे से काटेंगे, देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 7 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 22 गुने के कितना करना है 7 करना है, तो 22 गुने का 7 दूनी के 14 और 14 1 15, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों ये याद रखना है, ठीक है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर, बाई अक्ष को क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बताना है कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो बाई अक्ष को दोस्तों कोटि कहते हैं, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को दोस्तों भुज कहते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और देखिए मूल बिंदु का दोस्तों नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है मूल बिंदु का नियामक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक
तक आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि जिनको भी दोस्तों मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है उनका प्रॉब्लम सोल्व हो सके, ठीक है। इससे पहले भी हम मैथ का बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 को बराबर होगा, या 1 के दोस्तों बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है हमारा, ठीक है। 0 से दोस्तों बड़ा होगा या 0 को बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 लिखा हो तो ये तो हमारा हो सकता है। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है 15% है, तो प्रतिशत को दोस्तों हम हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसको आगे डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। तो क्या बताएंगे 0 से जो बड़ा होता है वो क्या प्रायिकता होता है, तो ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी में दोस्तों लिखा हुआ है 1/2, यानी कि दोस्तों इसको डेसिमल में चेंज करेंगे कितना 0.5 हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों 0 से क्या है बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। और ऑप्शन ए में 1 लिखा हुआ है वो भी हो सकता है, मगर ऑप्शन नंबर बी में जो -10 लिखा है दोस्तों ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया कि प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों -10 जो लिखा हुआ है ये प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि माइनस में दोस्तों प्रायिकता का मान होता ही नहीं कभी, ठीक है। माइनस में क्या होता है प्रायिकता का मान नहीं होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और -10 लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर 5 sin A = 8 cos से हो तो cot A का मान निकालें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए किस तरह से इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे sin A और यहाँ पर बाई में लिख लेंगे दोस्तों cos से, और यहाँ पे = में लिख लेंगे 8 और यहाँ पर लिख लेंगे 5। कैसे समझ में आया? देखिए यहाँ पे cos से लिखा हुआ था गुणाम था तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, और यहाँ पे 5 जो था गुणाम था तो बराबर के उस साइड भेज दिए तो भागा में आ गया, कोई दिक्कत। और साइन ए बटे में cos से दोस्तों फार्मूला क्या होता है tan A, तो यहाँ पे हम tan A लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 8/5 जिस तरह से लिखा हुआ था 8/5 इस तरह से लिख दिए। और tan A बराबर दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, tan A बराबर फार्मूला क्या होता है तो P दोस्तों B होता है। क्या होता है tan A बराबर P/B होता है। बराबर में यहाँ पे 8/5 लिखा हुआ, तो 8/5 हम इसी तरह से लिख दिए। अब देखिए निकालना क्या हमको cot A निकालना है, तो cot A बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है तो B/P होता है, ठीक है। cot A बराबर फार्मूला क्या होता है तो B/P होता है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ से हमारा B कितना है तो B दोस्तों 5 है, यहाँ पे दिया हुआ है ना B 5, तो यहाँ पे B की जगह पर 5 लिख देंगे। P कितना है P 8 है, यानी दोस्तों 5/8 जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए 5/8 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर E बराबर B × Q + R में यदि B बराबर 25 Q बराबर 12 और R बराबर 13 तो A = 8। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको तो आप बना लीजिएगा आसानी पूर्वक। देखिए A बराबर दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया हुआ है BQ और यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ R, तो A बराबर हमको निकालने के लिए कहा है तो निकालते हैं। B कितना दिया हुआ 25, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और Q कितना दिया हुआ Q 12, 3 में यहाँ पे 12 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए R कितना दिया हुआ 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब A बराबर हमको निकालना है, देखिए 25 × 12 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 25 12 कितना 300 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर कितना 13। यहाँ पहले आपको गुना करना है तो पहले गुना किए ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 300 + 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300 + 13 करेंगे तो 313 हो जाएगा, यानी कि हमको A बराबर दोस्तों निकालने के लिए कहा था। A बराबर हम निकाल लिए, कितना आ गया 313, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर 3 + √3 - √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों 3 यहाँ पे +√3 और -√3 है, तब +√3 -√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या 3, और 3 दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा 3 जो है वो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
24 नंबर 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बताना है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे 100 लिख देंगे और यहाँ से 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से लगाएंगे 5 से तो 5 5 के 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखिएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 का पावर 2 × में 5 के पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 हो तो ए का मान निकालें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दो संख्याओं यानी कि ए दोस्तों और 18 का लसा 36 है, मसा 2 है, तो ए का मान है, ए का आपको मान निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने में होता है दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू दोस्तों होता है लसा, इक्वल टू में क्या होता है लसा और गुने में क्या होता है मसा। ये फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू में लसा गुने मसा होता है। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या जो हमारा यहाँ पे है ए है। ठीक है, और देखिए दूसरी संख्या मान लिए कि 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, कोई दिक्कत। लसा देखिए आपके सामने कितना 36 दिया हो तो 36 लिख देंगे, मसा कितना दिया हो 2 तो 2 लिख देंगे। और यहाँ से देखिए आगे करेंगे तो यहाँ से काटिएगा तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा। और ये बराबर यहाँ से हमको निकल के आएगा 2 × 2, तो ये बराबर और आगे निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से हमको ए का कितना मान निकल कर आ गया 4, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 26 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पूरे बेसिक से मैं समझाऊंगा कि आपको माइंड में फिट होगा ही होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगी। परिमिति का है, परिमाप का है दोस्तों, परिधि का है, ये सब सारा बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको बताते हैं कि वृत्त का दोस्तों हमारा वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है। तो वृत्त का परिधि दोस्तों 2πr होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर बात किसका क्या है अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त देखिए इस तरह से हम आपके सामने अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ये दोस्तों हमारा अर्धवृत्त है। ठीक है, तो हमारा वृत्त का परिधि दोस्तों 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का निकालेंगे तो इसका बाई में 2 यानी कि आधा करेंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या πr बचा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा दोस्तों ये हमारा πr हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ तक एक आर हो रहा है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर हो रहा है, तो r + r करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। यानी दोस्तों हम और यहाँ से देखिए कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आप r को कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r कॉमन हो गया, तो यानी दोस्तों अर्धवृत्त का जो हमारा कुल परिमिति होगी वो क्या हो जाएगा पाई + 2 × में r हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगी, तो यहाँ से हम पाई + 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हो 6 सेंटीमीटर दिया हो, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ पाई + 2 × में 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दोस्तों बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको बेसिक से प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। किसी घटना ई के लिए पी प्लस में पी डैश इक्वल टू बाट, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि किसी घटना के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि घटना होने का और घटना नहीं होने का जो सम होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घटना होने का दोस्तों और घटना नहीं होने का जो हमारा सम होता है दोस्तों यानी कि योग जो होता है कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में प्रत्येक साल पूछा जाता है। देखिए आपको क्वाड्रेंट बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जो होता है बाबू उसमें क्या होता है कि प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है तो माइनस प्लस होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें क्या होता है तो माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है तो प्लस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट में क्या बताएं कि प्लस, सेकेंड में क्या बताएं माइनस प्लस, थर्ड में क्या बताएं माइनस और फोर्थ में क्या बताएं प्लस। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है कि
4 - 3 किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थ में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 ये दोस्तों हमारा 29 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस में sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपको ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू दोस्तों रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे इंटू यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है और माइनस लिख लेंगे। और देखिए sin 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है? तो √3/2 होता है। ठीक है, और इंटू यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना? 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से √3 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 दूनी के 4। ठीक है, और यहाँ पर भी √3 इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पर भी 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4। अब दोस्तों √3/4 माइनस √3/4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से दोस्तों है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जब भी आपको एक बिंदु दे दे दोस्तों और दूरी मूल बिंदु से पूछे तो उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है? x² प्लस में y² का अंडर रूट। यही फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हो x² प्लस में y² का अंडर रूट। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में होगा। अभी आपको चतुर्थांश हम बताए हैं, बताइएगा। प्रथम, ऑप्शन ए में लिखा है द्वितीय, सी में लिखा है तृतीय, डी में लिखा है चतुर्थ। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो सच में वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को आप जरूर एक दिल से लाइक कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दें, अपने भाई बहन के पास भी शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई बहन फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। उनको जो मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है उनका प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स लाना है। हम आपके साथ हैं। आपके पास लगभग में 1 मंथ समय बचा हुआ है। जितना एनर्जी जोश से झोंक दीजिए। माता पिता का नाम रोशन करना है। बचपन से बहुत उम्मीद से पाल पोस कर माता पिता आपको बड़ा किए हैं और आपका एक कर्तव्य है कि मैं अच्छे से पढ़कर उनका नाम रोशन करूँ। ठीक है, इस कर्तव्य को आप पूरी सहानुभूति के साथ निभाइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।